Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to discuss about an English poem, The Lake Islay of Innisfree. I shall discuss each verse of this poem according to part of a speech, according to English meaning, according to Hindi meaning, according to English translation and according to इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो लेट्स मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं एक अंग्रेजी कविता द लेक इस्ले ऑफ इनिस्फ्री पर चर्चा करूंगा। मैं इस कविता के एक एक शब्द पर चर्चा करूंगा। जो ये चर्चा पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर होगा, ये चर्चा इंग्लिश मीनिंग के आधार पर होगा, ये चर्चा हिंदी मीनिंग के आधार पर होगा, ये चर्चा इंग्लिश ट्रांसलेशन के आधार पर होगा और ये चर्चा अंग्रेजी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन के आधार पर होगा। ये जो कविता जो है एक्चुअली में कवि एक्सप्लोर करता है सर्च करने के लिए पीसफुल जगह या ट्रैंक्विलिटी वाले ऐसे जगह को सर्च करता है और जिन्होंने अपने बचपन में या बॉयहुड में इस तरह के जगह में अपना समय बिताया है, उसी के बारे में ये कविता आधारित है। दिस पोएम इज बेस्ड अपॉन द पोएट ही स्पेंट हिज बॉयहुड इन सच ए प्लेस वेयर देयर इज ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आइए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली में यह कविता जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जिस बुक से लिया गया है उस टेक्स्ट बुक का नाम है बी हाइव और ये आपका पोएट जो है, इनके पोएट या जो इस कविता को जो लिखे हैं उनका नाम है रॉबर्ट बटलर ईट्स और ये एक प्रकार का लिरिक है, मतलब ये एक प्रकार का गीत है ये कविता। और ये कविता आपका क्लास 9 से है। तो इस कविता का एक एक शब्द पर चर्चा करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार, हिंदी मीनिंग के अनुसार, अंग्रेजी मीनिंग के अनुसार, हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार और अंग्रेजी ट्रांसलेशन के अनुसार। आइए इस कक्षा को शुरू। सो स्टेंजा 1 एक्चुअली में इस कविता में 121 वर्ड्स हैं और लगभग 12 लाइन्स हैं और 4 सेंटेंसेस हैं। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। तो अगर इसको पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर कंसिडर करें तो आई इज द प्रोनाउन, विल आपका वर्ब है और दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, अराइज भी यहाँ पर वर्ब है एंड आपका कंजक्शन है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच। गो आपका वर्ब है और नाउ एक्चुअली वर्ब के बाद यूज हुआ है, वर्ब के क्वालिटी को या कंडीशन को बता रहा है। तो सो नाउ इज द एडवर्ब एंड आपका ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं, ये कंजक्शन है, गो भी बता चुके। टू आपका यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि व्हाट इज टू, तो टू आपका प्रीपोजिशन है और इनिस्फ्री नाउन है जिसका अब इसके मीनिंग पर कंसिडर करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो आई इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट और इंस्टेड ऑफ नाउन। तो आई एक शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग मैं होता है और इसको जनरली सब्जेक्ट के प्लेस पर ही यूज किया जाता है। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, अराइज मतलब गेट अप या फिर आपका उठना होगा, गो का मतलब जाना होगा और ऑलरेडी यहाँ पर इनिस्फ्री इट मीन्स दैट इन्वेंशन या आविष्कार, जो आपका इसका रॉ मीनिंग होगा। सो द हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस और दिस लाइन विल बी आई विल अराइज, आई विल गो नाउ, आई विल गो टू इनिस्फ्री। दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर इसके हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा
मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा और इनिस्फ्री को जाऊंगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको लगभग इनिस्फ्री, इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस के नाम पर यूज किया गया है जहाँ पर कवि शांति के खोज के लिए यहाँ पर पहुंचता है या एक्सप्लोर करता है कि शांति वाला जगह कैसा होगा। शांति वाला जगह के लिए कवि जो है अनुसंधान कर रहा है। सो नाउ इट मीन्स दैट अभी, विल गो इट मीन्स दैट जाऊंगा, और इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर पोएट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज बॉयहुड। तो ये इनिस्फ्री उस जगह का नाम है जहाँ पर कवि अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड। अगर इसको पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर कंसिडर किया जाए तो एंड आपका ऑलरेडी क्या है, कंजक्शन है। ए को अगर लेके चला जाए तो ए आपका एक डिटरमाइनर्स है या फिर ए एंड दी, लेकिन यहाँ पर यदि पार्ट ऑफ स्पीच पर कंसिडर किया जाए तो ए आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कैबिन के पहले लगा हुआ है। कैबिन नाउन है और अश्मल का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द स्मॉल। एंड कैबिन इट मीन्स दैट ए स्मॉल हाउस, ए स्मॉल hut or a small hut which is made in a boat, या नाव में एक छोटा सा जो घर होता है या जंगल में एक जो छोटा सा घर होता है उसी को हम लोग केबिन कहते हैं। अश्मल जो है आपका यूज किया गया है केबिन से पहले, तो यहाँ पर ये आपका नाउन के क्वालिटी को या नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अश्मल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। केबिन आपका नाउन है, बिल्ड आपका वर्ब है और दिस इज इन द फर्स्ट फॉर्म। देयर आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिससे हम लोग या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, क्ले नाउन है, एंड ऑलरेडी बता चुके हैं आपका प्रीपोजिशन है, वेटलेस आपका नाउन है और मेड जो है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर इसके मीनिंग पर कंसिडर करें तो स्मॉल इट मीन्स दैट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। कैबिन इट मीन्स दैट इट इज ए काइंड ऑफ हाउस विच इज फाउंड इन द बोट और इन द फॉरेस्ट। तो एक छोटा सा घर, कुटिया, झोपड़ी। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, और देयर आपका मतलब वहां पर। क्ले मतलब होता है मिट्टी, सॉइल, और वेटलेस इट मतलब होता है बांस, बेत या छड़ी का घेरा लगाना, घेराबंदी करना और फिर उसमें मिट्टी लगा करके जो घर बनाया जाता है। मेड आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर आप इसके इंग्लिश मीनिंग को देखते हैं तो एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, एंड कैबिन इज बिल्ट ऑफ क्ले एंड वेटलेस। सो द हिंदी मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा आपका, और वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी या कुटिया मिट्टी और बेत से बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? तो इनिस्फ्री पर। इनिस्फ्री क्या है? तो अधिक पोएट वहाँ पर अधिकांश समय शांति के लिए बिताया है। लेट्स सी थर्ड लाइन। इसका थर्ड लाइन अगर देखते हैं तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी। अगर 9 यहाँ पर देखते हैं तो 9 इज यूज्ड बिफोर द बीन। बीन इज द नाउन और ये आपका नाउन से पहले यूज हुआ है, तो ये एक्चुअली में नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो सो दिस इज द एडजेक्टिव। और बीन आपका नाउन है, रोज आपका नाउन है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, आई प्रोनाउन है, हैव भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, और देयर यहाँ पर जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं। हाइव जो है यहाँ पर छत्ता बोलेंगे जहाँ पर मधुमक्खी रहते हैं इन हिंदी मीनिंग। सो द हाउस वेयर हनी बी स्टे इज नॉन एज द हाइव। सो मधुमक्खी का छत्ता, और हनी बी मतलब यहाँ पर होगा मधुमक्खी। तो इसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, तो हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा।
वहाँ शीम की पंक्तियां और मधुमक्खियों का एक छत्ता है। कहाँ पर? इनिस्फिरी में। और वहाँ पर एक झोपड़ी नुमा या कुटिया जैसा घर भी है जो मिट्टी और रेत से बना हुआ है। इसका थर्ड लाइन देखते हैं तो थर्ड लाइन है आपका एंड लीव एलोन इन द बी लोड ग्लेड। अगर यहाँ पर देखें तो एंड को ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग क्लियर कर चुके हैं। लीव मीन्स रहना, तो इट मीन्स दैट एलोन। अगर आप इसके हिंदी ट्रांसलेशन को देखते हैं तो और खुले जगह में मधुमक्खियों के कोलाहल में अकेले रहता हूँ। और खुले जगह में, इट मीन्स दैट ग्लेड। ग्लेड इज द ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट। जंगल में जो खुला जगह होता है या जो घना जगह है, वहाँ पर जो खुला जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं खुले जगह। लाउड इट मीन्स दैट कोलाहल। तो किसका कोलाहल होगा यहाँ पर? मधुमक्खियों का कोलाहल होगा। या जो लेक है उसका वाटर का कोलाहल होगा। मैं अकेले रहता हूँ एंड लिव एलोन। अगर इसके अगले स्टेंजा को देखें तो एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग शॉलो। एंड को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई को डिस्कस कर चुके हैं। शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मतलब शैल हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। सम जो है पीस आपका नाउन है, सम क्वालिटी बता रहा है पीस का, तो फिर आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। शो कम्स यहाँ पर वर्ब हो जाएगा और स्लो यहाँ पर जो है एडवर्ब हो जाएगा जो ड्रॉपिंग के क्वालिटी को बता रहा है। अगर इसके हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो हो जाएगा और वहाँ मुझे एक शांति मिलेगी क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। इट मीन्स दैट फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग शॉलो। इसके अगले लाइन को देखें तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट इट मीन्स दैट यहाँ क्रिकेट का खेल नहीं, झिंगूर सिंग्स माने गाता है जहाँ पर। और मॉर्निंग मतलब प्रभात, सुबह। भेल्स मतलब आपका घूंघट, पर्दा जो है उठता है। तो इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा सुबह का घूंघट गिरता है या उठता है जहाँ झिंगूर गाती है। इसका अगला लाइन आपका हो जाएगा देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। अगर यहाँ पर कंसिडर किया जाए तो मिडनाइट में, आधी रात में जो प्रकाश की रोशनी होती है उसको हम लोग ग्लिमर कहते हैं। और दोपहर में या 12 बजे के बाद और 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो सूरज की रोशनी होती है उसको हम लोग पर्पल ग्लो या बैंगनी की चमक जैसा कहते हैं। अगर इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो हिंदी ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा जहां आधी रात को प्रकाश टिमटिमाते हैं और दोपहर को प्रकाश का बैंगनी रंग का चमक है। ये ऑल ऑफ दीज आर द क्वालिटी ऑफ द पीसफुल प्लेस। ये पीसफुल प्लेस का ही क्वालिटी है। पीसफुल प्लेस में इस तरह की क्वालिटी पाया जाता है। फिर से हम लोग देखते हैं एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और जो संध्या जो है वो पूरी तरह से लिनेट्स विंग्स का मतलब होगा पंख, और लिनेट एक प्रकार का पक्षी है। इस बुक में बताया गया है कि कैसा पक्षी है, तो पक्षी बहुत छोटा है और ब्राउन और काला कलर का है, मतलब ग्रे कलर का है, और उसका चोंच जो है छोटा है। सो हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वन, और शाम लिनेट नामक पक्षी के पंखों से भरा है। So this is the exact Hindi translation of the stanza 2. So in this stanza, the poet said that shall have some place, veils of the morning, linnets wings, noon a purple glow, and midnight all a glimmer. इस तरह से इसके लास्ट स्टेंजा को यदि हम थर्ड स्टेंजा इस पोयम का, तो आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच लगभग सभी वर्ड का हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
अगर हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा हमेशा दिन और रात के लिए। इसके अगले लाइन को देखें तो आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लॉ साउंड बाय द शोर। ऑलरेडी हम लोग इसके पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द को विचार कर चुके हैं कि कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। ऑलरेडी वर्ड जो है अब रिपीट होने लगा है। तो अगर इसके हिंदी ट्रांसलेशन को देखें तो मैं झील के पानी के किनारे से धीमी आवाज के साथ गुनगुनाते हुए सुनता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। लैपिंग का मतलब ओवरटेक करना भी होता है। वाटर जो है ओवरटेक कर रहा है विथ लो साउंड्स मतलब धीमी आवाज के साथ, और जिसको मैं शोर पर मतलब किनारे पर बैठ करके इस तरह की ध्वनियां जो ओवरटेक कर रही है उसको सुन रहा हूँ। तो कहाँ पर? तो झील की पानी। इसका अगला लाइन हो जाएगा while I stand on the roadway or on the pavements of grave। जब मैं खड़ा हूँ कहाँ पर? तो रोडवे रास्ते में या रास्ते में जो फुटपाथ होता है वहां पर। इसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो जब मैं सड़क या सड़क के फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ। अब इसका I hear it in the deep heart score। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पोयम। ये इस पोयम का लास्ट सेंटेंस है। तो मैं इसे दिल की गहराई से सुनता हूँ। सो दिस इज द हिंदी translation, English translation and analysis of each word of this poem according to the part of speech। part of speech के आधार पर इस कविता के एक एक शब्द का एनालिसिस किए, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पर कंसिडर किए, इसके हिंदी ट्रांसलेशन पर कंसिडर किए और इस कविता को समझने का प्रयास किए। तो ये एक्चुअली में वैसे विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा जो इस कविता को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते थे और ट्रांसलेट करके इसको समझना चाहते थे, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको समझना चाहते थे, जो एक एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर एनालिसिस करना चाहते थे, उसके लिए ये लेक्चर या ये जो एनालिसिस जो है पोयम का यूजफुल होगा। आप इसके YouTube के डिस्क्रिप्शन पे भी जाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन जो है वहां पर भी मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स of this poem। Hope that this details will be useful to the students, teachers and who are interested in English। जो उनको इंग्लिश में रुचि है उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो लेक्चर अगर इस कविता से संबंधित हो तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे।